मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर की जो परीक्षाएं 20 सितंबर से प्रस्तावित हैं, 20 सितंबर से होंगी, उसकी तैयारी के क्रम में जो पहला पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या सीखने सिखाने के सिद्धांत एवं पद्धतियाँ, उसमें हमने आपसे चर्चा किया था इसके पहले की क्लास में कि हम आपको 13-14 दिन में 15 दिन में आपको हम एक बार फिर से रिवीजन कराने का पूरा हम प्रयास करेंगे कि आप पूरे चैप्टर को किस प्रकार से रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाएं, जिससे आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों। उसी क्रम में आज हमने ये क्लास हम लेकर के आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे शिक्षण के प्रकार की। जो पहला चैप्टर हमने आपको बताया था उसमें हमने बताया था कि शिक्षण से संबंधित जो बातें होंगी वो पहले चैप्टर में हम जानने का प्रयास करेंगे, और दूसरा जो चैप्टर होगा उसमें शिक्षण के सिद्धांत की चर्चा हम करेंगे। और शिक्षण के सिद्धांत में हमने 4 प्रकार आपको बताए थे। तो पहले हम शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। जब आप एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको बीएड सेकेंड ईयर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, एक अलग फ़ाइल आपको मिलेगी। उस फाइल में आप देखिएगा तो वहाँ पे शिक्षण से संबंधित बातें जो इसके पहले पढ़ाया जा चुका था उसको हमने उसमें प्लेलिस्ट पे डाल दिया है। तो आप बीएड सेकेंड ईयर का जो प्लेलिस्ट होगा का जो फाइल होगा उसको आप देखिएगा। उसमें शिक्षण क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है, विभिन्न संदर्भों में शिक्षण का अर्थ क्या है, जैसे शिक्षण का शाब्दिक अर्थ, शिक्षण का संकुचित अर्थ, शिक्षण का व्यापक अर्थ, एक तंत्र शासन में शिक्षण, लोकतंत्र शासन में शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का क्या अर्थ होता है, इसकी चर्चा हमने उस वीडियो में किया। तो ये हो गए आपके 6 प्रकार के केवल शिक्षण के अर्थ हो गए। और शिक्षण की अर्थ की चर्चा के बाद वहाँ हमने चर्चा किया है शिक्षण की परिभाषा की, और उसके बाद शिक्षण के उद्देश्य की, शिक्षण के आवश्यकता की, शिक्षण के महत्व की। तो इसकी चर्चा हमने उस वीडियो में वहाँ किया है। यहाँ हम चर्चा करेंगे शिक्षण के प्रकार की कि शिक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि शिक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर हम शिक्षण की चर्चा करेंगे। इसमें जो पहला आएगा वो आएगा ज्ञानात्मक शिक्षण, जो दूसरा आएगा वो आएगा भावात्मक शिक्षण, और जो तीसरा आएगा वह आएगा क्रियात्मक या प्रयोगात्मक शिक्षण। तो अगर हम शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर अगर हम शिक्षण के प्रकार की चर्चा करेंगे तो वहाँ जो सबसे पहला हमको मिलेगा वो मिलेगा ज्ञानात्मक शिक्षण, जो दूसरा मिलेगा वो मिलेगा भावात्मक शिक्षण, और जो तीसरा मिलेगा वह मिलेगा क्रियात्मक शिक्षण। ज्ञानात्मक शिक्षण है क्या? जब हम शिक्षण अधिगम की ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जहां पर बच्चा केवल और केवल अपने पाठ्य वस्तु को, अपने कंटेंट को कंठस्थ करके और उसका फिर से केवल प्रत्यास्मरण करने के काबिल होता है, उसको कंठस्थ करा करके केवल प्रत्यास्मरण करने के लिए हम तैयार करते हैं। तो ऐसा जो हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चा कंठस्थ करे और फिर जब उसको ज़रूरत हो तो उसको रिकॉल कर ले, प्रत्यास्मरण कर ले, ज़रूरत पड़ने पे उसको फिर से याद आ जावे। तो ऐसे उद्देश्यों को लेकर के जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो पहला शिक्षण होता है ज्ञानात्मक शिक्षण।
दूसरा जो है भावात्मक शिक्षण जो है वो बच्चे की मूल्यों अभिवृत्तियों से संबंधित होता है। मूल्यों अभिवृत्तियों संवेगों से संबंधित होता है। मूल्य और अभिवृत्ति जो होते हैं वो हमारे भाव में होते हैं। जैसे हम किसी बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं और बच्चा उस पर अपने मन में विचार करता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि मतलब बच्चा अपने मूल्यों में उसको समाहित करना चाहता है या नहीं भी समाहित करना चाहता है, लेकिन अपने क्या करता है, अपने भाव में ला करके उस पर सोचने का काम वो करता है, कंटिन्यू उस पर सोचने का काम करता है। तो जो मूल्यों से संबंधित चीज़ें हैं, अवृत्तियों से संबंधित चीज़ें हैं या संवेगों से संबंधित चीज़ें हैं, वह भावात्मक शिक्षण यानी भाव में जो प्रवेश करता है बच्चे के, ऐसा हमारा उद्देश्य हो कि बच्चा कम से कम उस पर विचार करे, उस पर सोचे, उस पर समझे, उस पर तर्क करे। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे उद्देश्य लेकर के कोई भी टीचर अगर शिक्षण करता है तो वह भावात्मक शिक्षण कहलाता है। और तीसरा जो लास्ट इसका है क्रियात्मक शिक्षण। क्रियात्मक शिक्षण का मतलब होता है जब बच्चे को सबसे पहले उसको याद कराया गया और जब परिस्थितियां वैसी आएंगी तो वह उसको रिकॉल करेगा, उसको प्रत्यास्मरण करेगा, और दूसरा जब अपने भाव में उतार करके उसको सोचेगा, उसको समझेगा, और तीसरा अब उस पर उसको अगर उसने अपना कार्य भी करना शुरू कर दिया, यानी कि जो भी पढ़ाया गया अगर उसको अपने जेहन में उसने बसा लिया, अपने मन में उसने बसा लिया और यह निश्चय किया अब हम ऐसा ही करेंगे, अभी तक हमको जानकारी नहीं थी और अब हमको जानकारी हो गई है, अब हम ऐसा ही कार्य करेंगे, तो उसके लिए वह क्रियात्मक स्तर का शिक्षण होता है। यानी कि वह तीसरा शिक्षण क्रियात्मक शिक्षण कहलाता है कि बच्चा पढ़ा भी, बच्चा सोचा समझा भी और बच्चा अब वह कार्य करने के लिए तैयार है। जैसे हमने मान लीजिए कि यातायात के नियम को पढ़ाया और बच्चे को हमने नियम लिखाया कि सड़क के बाएं से हमको चलना चाहिए, रेड लाइट देख करके हमको रुक जाना चाहिए, तो रेड लाइट को देख करके हमको रुक जाना चाहिए। अगर बच्चे ने केवल याद किया है तो वह ज्ञानात्मक शिक्षण हो गया। और अगर उसने बच्चे ने सोचा समझा कि हाँ रुकने से हमारा फ़ायदा है कि रुकने से हमारा नुकसान है, मतलब वह अपने भाव में उसको उतारने का प्रयास कर रहा है, तो जब अपने भाव में उतारने का प्रयास कर रहा है तो वह भावात्मक शिक्षण होगा। और अगर अब रेड लाइट देख करके वह रुकता भी है तो वह क्रियात्मक शिक्षण हो गया। यानी उसने जो पढ़ा, जो समझा, जो भाव में उतारा, उस पर अब उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तो इस प्रकार के शिक्षण को हम क्रियात्मक शिक्षण कहते हैं। तो ये हो गया। अगर हम शिक्षण उद्देश्यों के आधार पे शिक्षण के प्रकार की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले उद्देश्यों के आधार पे 3 प्रकार, ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण के रूप में हम इसको बांट सकते हैं। उसके बाद शिक्षण के स्तरों के स्तरों के आधार पर इसमें देखेंगे आप स्मृति स्तर, बोध स्तर और तीसरा चिंतन स्तर। जब आप शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार की चर्चा हम करेंगे तो वहाँ शिक्षण 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है स्मृति स्तर, दूसरा जो होता है बोध स्तर और तीसरा जो होता है वो चिंतन स्तर। जो पहला स्तर है स्मृति स्तर, जो यहाँ पर ज्ञानात्मक स्तर था, ज्ञानात्मक शिक्षण था, उसी के प्रकार का ये भी है कि केवल स्मृति, केवल रटना, केवल याद करना का जो स्तर होता है उसमें कुछ सोचने समझने की क्षमता बच्चे के अंदर नहीं होती है। एज इट जो उसको लिखाया गया, जो उसको बताया गया, जो उसको पढ़ाया गया, उसको वह कंठस्थ कर लेता है, उसको या याद कर लेता है। तो ऐसे स्तर को स्मृति स्तर कहते हैं। समय पर वह उसको रिकॉल कर लेता है, उसको याद कर लेता है, उसको प्रत्यास्मरण कर लेता है। तो ऐसे स्तर को हम स्मृति स्तर कहते हैं। जो दूसरा स्तर है वो है
बोध स्तर का मतलब कि बच्चे के सोचने समझने की क्षमता जो है वह इसमें आती है। मतलब अब बच्चा उस पर सोच समझ करके, रट करके नहीं उसको याद कर रहा है, बच्चा उस पर तर्क कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। और जब सोच समझ करके ऐसे के स्तर पर हम शिक्षण करते हैं तो ऐसे स्तर को हम बोध स्तर कहते हैं। और जब तीसरा स्तर चिंतन स्तर का मतलब होता है, हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, बच्चे को समझ में आया, बच्चे ने तर्क किया और उसके बाद उसको उसके टीचर के द्वारा एक समस्या दे दिया जाता है, एक नई समस्या दे दिया जाता है उसी से मिलता जुलता। और बच्चा उस समस्या को, जैसे हम गणित पढ़ाते हैं, हमने 1 गुणा दिया, 2 गुणा दिया, 3 गुणा, यानी 2-3 गुणा के प्रश्न को हमने बच्चे को समझाया और उसके बाद उसी से मिलता जुलता हमने चौथा प्रश्न उसको कहा कि आप अब सॉल्व करिए। मतलब समस्या का प्रकार उसी प्रकार का है जिस प्रकार से हमने समझाया, लेकिन अब बच्चे को देखा जाता है कि बच्चा जो चिंतन कर रहा है, जो हमने समझाया क्या वह उस पर चिंतन कर रहा है। अब दूसरी समस्या उसी प्रकार की आती है तो क्या उसका समाधान वो कर सकता है। तो इस प्रकार का जो स्तर होता है यानी चिंतन स्तर, यह समस्या केंद्रित होता है। यानी बच्चे को एक समस्या दी जाती है और बच्चा उसका समाधान करने का प्रयास करता है, जिस प्रकार से उसको उसके टीचर ने उसके पहले उसको समझाया है कि अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो आप इसका समाधान किस प्रकार से करेंगे। तो उसी के आधार पर वह बच्चा शिक्षण का चिंतन करता है और अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। अगर हम तीसरे उसकी चर्चा करें आधार की, तो तीसरा आधार हमको मिलेगा कि शासन प्रणाली के आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार में जो पहला प्रकार बनेगा वह होगा एक तंत्र में शिक्षण। दूसरा प्रकार जो बनेगा वह होगा लोक तंत्र में शिक्षण। और जो तीसरा प्रकार बनेगा वह होगा हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण। शासन प्रणाली के आधार पर जब हम शिक्षण के प्रकार की चर्चा करेंगे तो वहाँ भी शिक्षण के 3 प्रकार हमको मिलेंगे। सबसे पहले एक तंत्र में शिक्षण। एक तंत्र का मतलब जहाँ पे केवल एक व्यक्ति का शासन होता है वह एक तंत्र, यानी कि वहाँ पे तानाशाही होती है, किसी का कोई महत्व नहीं होता है, केवल एक का महत्व होता है जो वहाँ पे शासन करता है। और हम जानते हैं कि जो शिक्षा है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में ही इसकी प्रक्रिया चलती है। अगर कहीं अकेले इसकी प्रक्रिया का निर्माण करना हो तो यह असंभव है। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में ही ये चलेगी और समाज में ही ये चलती है। तो इस पे जो सामाजिक गतिविधियां होंगी, जो आर्थिक गतिविधियां होंगी, जो राजनीतिक गतिविधियां होंगी, वो इसको प्रभावित करती हैं। जब समाज में चलती है तो सामाजिक गतिविधि प्रभावित करेगी। जिस समाज में चलती है उस पर कोई शासन करता होगा तो वह शासन जो करता है वो भी उसको प्रभावित करता है। और वह राजनीतिक के द्वारा भी जो सत्तासीन है, जो भी तानाशाह है, जो भी एक तंत्र शासन कर रहा है वह उसको प्रभावित करता है। तो शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं वह उसको प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे राजनीति से संबंधित है, राजनीति इसको प्रभावित कर रही है। राजनीति क्या है कि वहाँ पे उस देश में, उस समाज पे केवल एक व्यक्ति का शासन है और ऐसे शासन को हम कहते हैं एक तंत्र शासन, तानाशाही शासन। और जहाँ पे तानाशाही शासन होता है वहाँ पे उस तानाशाह की ही सुनी जाती है, उसके अलावा किसी की वहाँ सुनी नहीं जाती है। और यहाँ पे जब एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ हम लेंगे तो वहाँ पे जैसे एक ही व्यक्ति की बात केवल सुनी जाती है और वह तानाशाही वहाँ सर्वे सर्वा होता है। तो एक तंत्र शिक्षण में भी
केवल और केवल जो अध्यापक होता है वही सर्वे सर्वा होता है और बच्चे को वहाँ कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जब आप प्राचीन काल में जाएंगे, जहाँ पे जो सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती थी पढ़ाने की, वह व्याख्यान विधि मानी जाती थी। तो व्याख्यान विधि जो होता था वही शिक्षक केवल सक्रिय होता था, सक्रिय रूप से वह शिक्षण करता था और बालक एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठ करके केवल वह सुनने का कार्य करता था और धीरे धीरे वह निष्क्रिय होकर सो जाता था। मतलब वह पर सुनते 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 उसको नींद आ जाती थी और वह सो जाता था। मतलब वहाँ जो कुछ क्रियाकलाप होते थे, जो एक्टिविटी होती थी, वह केवल शिक्षक करता था और बच्चा केवल सुनने का काम करता था। वह भी कोई निष्क्रिय श्रोता के रूप में केवल बैठ करके आराम से सुनने का काम करता था और उसको नींद आती थी। तो उस प्रकार की जो शासन व्यवस्था, उस प्रकार का जो शिक्षण व्यवस्था थी, वही जो है एक तंत्र में शिक्षण, जहाँ पे टीचर ही सर्वे सर्वा है और विद्यार्थी को, बालक को किसी भी प्रकार का कोई भी वहाँ स्थान नहीं दिया जाता है। महत्व केवल और केवल शिक्षक का होता है। तो ऐसा जो शिक्षण होता है वह एक तंत्र शासन में शिक्षण होता है। दूसरा आप लिखेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। तो जब सबको समान अवसर जहाँ मिलने की बात होगी, वहाँ जो स्थान टीचर का होगा वही स्थान बच्चे का होगा। यानी बच्चे और टीचर को यहाँ समान महत्व की बात की जाएगी। और इस प्रकार के जो क्लासरूम होते हैं, इस प्रकार का जो शिक्षण होता है, उसमें शिक्षक और छात्र में अंतःक्रिया होता है और जिससे जो शिक्षण कार्य होता है वह प्रभावशाली होता है, अच्छा होता है। तो जहाँ पे दोनों को महत्व बराबर बराबर दिया गया, शिक्षक का कार्य केवल बच्चे को गाइड करना, पथ प्रदर्शक होता है, मित्र होता है। तो पथ प्रदर्शक और मित्र की भांति वह अपने बच्चे को केवल रास्ता दिखाने का कार्य करता है और बच्चा अपनी क्षमता से, अपनी ऊर्जा से, अपनी जो उसकी योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर बच्चा कार्य करते हुए जाता है और टीचर उसको केवल मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। यानी शिक्षक और छात्र दोनों को जहां बराबर महत्व दिया जाएगा, ऐसे शिक्षण पद्धति को हम लोकतंत्र में शिक्षण कहेंगे। तीसरा जब हमको आता है हस्तक्षेप रहित शासन में, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, उसी को कहा जाता है हस्तक्षेप रहित शासन। तो हस्तक्षेप रहित शासन पढ़ना किसको है? बच्चे को। बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, टीचर उसके ऊपर कोई दबाव ना बनावे, कोई ज़बरदस्ती ना करे कि आप इस विषय पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ये पढ़िए, इसको रटिए, ऐसे रटिए, कुछ नहीं। बच्चे की जो अपनी इच्छा हो, बच्चे की जो अपनी रुचि हो, उसमें वह एडमिशन करावे। अपनी रुचि के अनुसार उसको नामांकन, प्रवेश लेने की छूट हो, उसके बाद उसको अपने हिसाब से पढ़ने की छूट हो। टीचर जो होगा वो यहाँ केवल उसको मार्गदर्शन करने का कार्य करता है, उस पर कोई बात थोपने का कार्य नहीं करता है। तो सब यहाँ पे जो छात्र होते हैं, उनकी रुचियों, अभिवृत्तियों और मूल्यों को ही महत्व दिया जाता है, उतना महत्व यहाँ शिक्षक को नहीं दिया जाता। और आज की जो शिक्षण प्रणाली है, जो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, वह इसी हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण पर आधारित है, जहाँ पे बच्चे को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो आपको यहाँ एक तंत्र, लोकतंत्र, हस्तक्षेप रहित, यानी कि एक तंत्र में केवल शिक्षक को महत्व दिया जाएगा, लोकतंत्र में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को महत्व दिया जाएगा, और हस्तक्षेप रहित में केवल और केवल बालक को महत्व दिया जाएगा, शिक्षक को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। तो यह हो गया कि शासन प्रणाली के आधार पर या शासन की पद्धतियों के आधार पर जो शिक्षण के प्रकार हैं उसकी चर्चा हमने किया। अगला शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर, शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर, शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर अगर हम पहली चर्चा करें कि तो है प्रस्तुति, दूसरा है प्रदर्शन और तीसरा है कार्य करना। अगर हम शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर
चर्चा करें कि शिक्षण कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ भी शिक्षण 3 प्रकार का होता है। जब हम शिक्षण कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पे जो कुछ भी हम कार्य करते हैं उसको 3 भागों में हमने डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हम किसी भी पाठ्य वस्तु का या कंटेंट का हम क्या करते हैं, वहाँ ले जाकर के प्रस्तुति करते हैं। तो आइए देखते हैं शैक्षिक क्रियाओं के आधार पे प्रस्तुतिकरण। पहला जो होगा वो प्रस्तुतिकरण होगा, दूसरा जो होगा प्रदर्शन होगा, तीसरा कार्य करना। जब हम शैक्षिक क्रियाओं का आयोजन करते हैं या कक्षा कक्ष शिक्षण करते हैं तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसको हमने 3 भागों में यहाँ बांट लिया कि प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और कार्य करना। जब प्रस्तुतिकरण की बात होती है तो वहाँ पे जो कंटेंट, जो पाठ्यवस्तु, जो टॉपिक हमको पढ़ाना होता है, सबसे पहले जा करके हम उस क्लास में उसको क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, पढ़ाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और प्रस्तुत करने के बाद अगर कुछ चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा तो हम क्या करते हैं, उसका हम प्रदर्शन करते हैं, बच्चे को दिखाते हैं। जैसे हमने मान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स के बारे में हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे तो थ्योरी के मॉडल में हम बच्चे को के सामने प्रस्तुत करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स है क्या, और उसके बाद हम वर्नियर कैलिपर्स को लेकर के दिखाएंगे कि ये देखिए वर्नियर कैलिपर्स ये है। तो पहला जो हमने उसको बताया वह प्रस्तुति हो गया, और अब हम वर्नियर कैलिपर्स का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो दूसरा भाग हो गया वह हो गया प्रदर्शन। और अगर तीसरे भाग की चर्चा करें तो अब बच्चे उस वर्नियर कैलिपर्स से जा करके और मापन कार्य कर सकते हैं, तो ये तीसरा हो गया कार्य करना। तो यह शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसके बाद हम कहेंगे शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर, शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर आप देखेंगे तो पहला जो यहाँ पे होगा वह होगा औपचारिक शिक्षण, दूसरा होगा अनौपचारिक और तीसरा होगा निरौपचारिक। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर हम जब देखेंगे, औपचारिक शिक्षण का मतलब जो विद्यालयी शिक्षण होता है उसी को औपचारिक शिक्षण कहते हैं, जहाँ पे स्थान निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, उद्देश्य निश्चित होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ निश्चित होती हैं। किस उद्देश्य को लेकर के हम किस स्थान पर जा रहे हैं। आपने बीटीसी में एडमिशन लिया, आपने बीएड में एडमिशन लिया, तो एक उद्देश्य है कि हमको टीचर बनना है, तो उद्देश्य तो फिक्स हो गया कि अब हमको टीचर बनना है। दूसरा कि आपको कहाँ जाना है, तो जहाँ आपने नामांकन कराया वहाँ आपको रोज़ जाना है पढ़ने। किस समय जाना है तो फिक्स है कि 10 बजे से 3 बजे, 10 बजे से 4 बजे तक आपको वहाँ जा कर के डेली पढ़ना है। पाठ्यक्रम क्या है तो उसका एक फिक्स पाठ्यक्रम है। तो औपचारिक शिक्षा जो होता है उसमें समय, स्थान, पाठ्यक्रम, उद्देश्य सब कुछ निश्चित होता है। ऐसे शिक्षण को हम औपचारिक शिक्षण कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षण का मतलब हो गया कि आते जाते, खाते पीते, टहलते घूमते जो कुछ भी हम सीख जाते हैं, ऐसे ही अटरंडम में हम सीख जाते हैं, तो उस शिक्षण को अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। हम कहीं बैठे हुए हैं, कोई बात हुई, उससे हमको कुछ सीख मिल गई, परिवार में हमको अचानक में कुछ सीख मिलती रहती है, आते जाते कुछ हमको सीख मिलती रहती है। तो यह जो औपचारिक शिक्षण होता है या शिक्षण का संकुचित अर्थ होता है, और जो अनौपचारिक शिक्षण होता है या शिक्षण का व्यापक अर्थ होता है, क्योंकि यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। विद्यालय बच्चा जीवन पर्यंत नहीं जाता है, लेकिन जो सीखने का कार्य करता है वह बच्चा जीवन पर्यंत करता है। तो इसीलिए अनौपचारिक शिक्षा को शिक्षा का व्यापक अर्थ में प्रयोग हम करते हैं। तीसरे प्रकार की अगर हम चर्चा करें, निरौपचारिक शिक्षण, जो आपने दूरस्थ शिक्षा देखा होगा, पत्राचार शिक्षा देखा होगा, तो दूरस्थ और पत्राचार शिक्षा में उद्देश्य तो निश्चित होते हैं, लेकिन बच्चे को कहीं जाना नहीं होता है। पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं लेकिन स्थान निश्चित नहीं होता है। यानी यह जो शिक्षण होता है यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिलन होता है, दोनों का मेल होता है। यानी कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं और कुछ चीज़ें अनिश्चित होती हैं। इसका समय निश्चित नहीं है, आप चाहे जब पढ़ सकते हैं, आयु निश्चित नहीं है, चाहे जब पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें कुछ फिक्स होती हैं और कुछ फिक्स नहीं होती हैं। यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षण हैं, उन दोनों का मेल जो होता है वही निरौपचारिक शिक्षण होता है।
और लास्ट जो इसका प्रकार है, तो लास्ट प्रकार की जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें जो प्रकार आता है शिक्षण के स्वरूप के आधार पर, शिक्षण के स्वरूप के आधार पर, शिक्षण के स्वरूप के आधार पर, शिक्षण के स्वरूप के आधार पर पहला जो होगा वर्णनात्मक शिक्षण, दूसरा जो होगा निदानात्मक शिक्षण, तीसरा जो होगा उपचारात्मक। शिक्षण के स्वरूप के आधार पे भी हम शिक्षण को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। जो पहला प्रकार होगा वो वर्णनात्मक होगा। वर्णनात्मक का मतलब जब हम बच्चे को जा करके क्लासरूम में समझाने का प्रयास करते हैं, जब हम बच्चे को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, विभिन्न क्रियाकलाप का आयोजन करते हैं, तो ऐसा जो शिक्षण होता है उसी को हम वर्णनात्मक शिक्षण कहते हैं कि कंटेंट को, पाठ्य वस्तु को ले जा करके हम बच्चे के बीच हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं, पढ़ाने का प्रयास करते हैं, विभिन्न तरीका आजमाते हैं, विभिन्न पद्धतियाँ आजमाते हैं, विभिन्न शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा जो हम शिक्षण करते हैं उसी को हम कहते हैं वर्णनात्मक शिक्षण। जब क्लासरूम में जो सारे बच्चे होते हैं वो एक ही आईक्यू के नहीं होते हैं, एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। किन किन बच्चों को समझ में आया, किन किन बच्चों को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आया, जब हम इसकी खोज करते हैं, यानी कि जो कमियां रह गई जिसके नाते कुछ बच्चों ने समझने से समझ में नहीं आया कुछ बच्चों को, जब हम उन कमियों का पता लगाते हैं तो यह जो कमी पता लगाने का कार्य होता है इसी को निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। यानी क्लासरूम में जब हमने प्रस्तुतिकरण कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, उसके बाद बच्चों से पूछा, बच्चे बताने में असमर्थ हैं, तो इसका मतलब बच्चों को समझ में नहीं आया। और जब बच्चों को समझ में नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गई। अब उस कमी को हम अगर पकड़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा जो शिक्षण होता है उसी को कहा जाता है निदानात्मक शिक्षण। जब हम कमियों का पता लगा करके अब फिर से हम उस कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं तो ऐसा जो शिक्षण होता है उसी को कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण। यानी क्लासरूम में जब हम गए, पढ़ाए, तो वह शिक्षण वर्णनात्मक शिक्षण। बच्चों को, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो वहाँ क्या कमियां रह गई, क्यों उन बच्चों को नहीं समझ में आया, क्या जो हम पढ़ाने का तरीका था वह अच्छा नहीं था, या जो हमने फार्मूला अपनाया वो कठिन था, बच्चों का आईक्यू उतना नहीं है, क्या स्थिति है। जब हम उन स्थितियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उन कमियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो वही जो शिक्षण होता है उसी को हम निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। और उसके बाद जो तीसरे प्रकार का शिक्षण है, जब हम कमियों का पता लगा लेते हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, और जब दूर करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पे जब हम जो शिक्षण का कार्य करते हैं उसी को उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। अब ये तो हो गया आपका शिक्षण के प्रकार। जब अगर आपको शिक्षण की प्रकृति के बारे में चर्चा करने के लिए आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षण की प्रकृति के बारे में बताइए, तो शिक्षण की जो विशेषताएं हैं, शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति या इसी को आप विशेषता भी कह सकते हैं। जो उसकी प्रकृति होगी वही उसकी विशेषता होगी, वही उसका महत्व होगा, उसी नाते उसको हम महत्व देते हैं। उसकी प्रकृति ऐसी है कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसकी विशेषता ऐसी है कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जब आप विशेषता उसकी जानेंगे, उसके महत्व को जानेंगे, तो उसकी प्रकृति को आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कहेंगे कि शिक्षण एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। पहला, शिक्षण स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। यानी बिना किसी उद्देश्य के हम शिक्षण कार्य नहीं करते हैं। शिक्षण कार्य जब होगा, हम बीएड करने जा रहे हैं, हम कक्षा 8 में हैं, हम कक्षा 5 में, हम बीटीसी करने गए, हम बीएड करने गए, बी फार्मा करने गए, डी फार्मा करने गए, सबसे पहले कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। उसके बाद उसी के आधार पे एक पाठ्यक्रम का निश्चित होता है, और एक पाठ्यक्रम निश्चित होने के बाद उसी का शिक्षण कार्य किया जाता है। दूसरा हम कहेंगे
कि शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है, फिर कहेंगे शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है ज्ञान डीबी के अनुसार। शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, 3 ध्रुवों में एक बालक होता है, एक शिक्षक होता है, एक पाठ्यक्रम होता है, ये 3 ध्रुव होते हैं। उसके पहले पाठ्यक्रम को स्थान नहीं दिया गया था, जब शिक्षण को 2 ध्रुवी प्रक्रिया माना जाता था, तो वहाँ केवल शिक्षक होता था और बालक होता था। यहाँ पे शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है और इसमें पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है। उसके बाद अगला देखेंगे हम कि शिक्षण जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो वहाँ पे उसके जो तमाम एक्सप्रेशन होते हैं, शारीरिक क्रियाकलाप जो होते हैं, मानसिक क्रियाकलाप जो होते हैं, वह इतना खो जाता है शिक्षण कार्य करने में कि उसको पता नहीं रहता कि अगली एक्टिविटी हमारी क्या होगी। यानी वह जैसे एक रंगमंच होता है, एक कलाकार होता है, अपने कला में खो जाता है और उसको पता नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक शिक्षक होता है जो जब शिक्षण कार्य करता है तो वह अपने कार्य में इतना लीन हो जाता है कि अगले पल अगले क्षण उसको पता नहीं होता है कि हमारे द्वारा कौन सी एक्टिविटी की जाएगी। तो यह तो ये कला हो गया। और विज्ञान का मतलब जहाँ सब कुछ निश्चित हो, क्रमबद्ध हो, तो क्रमबद्ध शिक्षण जो होता है वह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। जो कार्य हमने किया उसका अगर हम मापन करना चाहें तो हम माप सकते हैं उसका कि हमने जो किया वह कहाँ तक सफल हुआ। तो यह एक विज्ञान की प्रक्रिया है। तो शिक्षण जो है वह कला भी है और विज्ञान भी है, इसको हम ये भी कह सकते हैं। फिर कह सकते हैं शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण जो है वो अंतः प्रक्रिया है। अगर अंतः प्रक्रिया नहीं हुआ शिक्षण कार्य में तो इसका मतलब शिक्षण सफल नहीं हो सकता है। जब तक शिक्षक और बालक में इंटरेक्शन नहीं होगा, अंतः क्रिया नहीं होगी, तब तक वह प्रभावशाली शिक्षण नहीं माना जाएगा। तो शिक्षण में अंतः क्रिया जो होती है वह बहुत ज़रूरी है। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। उपचारात्मक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि हम जब पढ़ाने का कार्य करते हैं तो पढ़ाने के दौरान कुछ चीज़ें जब बच्चों को नहीं समझ में आती है तो हम कमियों का पता लगा करके हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, जिससे जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सके। फिर उसके बाद जो शिक्षण किया जाता है उसका मापन किया जा सकता है। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी उसकी विशेषताएं या प्रकृति आपको मिल जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि शिक्षण की प्रकृति क्या है, शिक्षण की विशेषता क्या है, शिक्षण की आवश्यकता क्या है, शिक्षण का महत्व क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो आप इन चीज़ों को जब समझेंगे तो आप अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट करके आप उसको लिख सकते हैं। तो ये भाग 2 था। दूसरी क्लास हमारी थी प्रिपरेशन कराने में, यानी बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो 20 तारीख से है, उसमें जो पहला पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, सीखने सिखाने के सिद्धांत या प्रक्रिया में, ये दूसरा भाग हम लेकर के आए हैं। इसको आप देखिए और सबसे ज़्यादा इसको आप शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप अपने समूह में जहां भी फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, यूट्यूब पे शेयर करिए या इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, या आप जहां भी हैं टेलीग्राम पे शेयर करिए, जहां भी हैं उस ग्रुप में आप इसको शेयर करिए, जिससे जहां भी जो भी बच्चे हों सेकेंड ईयर के बीएड के, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो इससे लाभ लें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।